हेलो एवरीवन, दिस इज सस्मिता। वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 साइंस का PT1 एग्जाम का एक सैंपल पेपर। टोटल मार्क्स है 40, टाइम है 1.5 आवर। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसेक्टिवोरस प्लांट? कस्क्यूटा, चाइना रोज, पिटचर प्लांट, रोज। सो आंसर इज ऑप्शन सी, पिटचर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द स्टमक, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। फैट कहाँ पे कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो हियर द ऑप्शन 3, स्मॉल इंटेस्टाइन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ब्लू लिटमस पेपर इज डिप्ड इन ए सॉल्यूशन, इट चेंजेस इनटू रेड। जब ब्लू लिटमस पेपर को आप एक सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है इनटू रेड। व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन? तो फिर उस सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा? बेसिक, न्यूट्रल, एसिडिक, ऑल ऑफ दीज। नहीं, जब ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट होता है दैट मीन्स द सॉल्यूशन इज एसिडिक। सो हियर द ऑप्शन 3, एसिडिक विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, ह्यूमन बींग्स कैन बी कैटेगोराइज्ड एज। ह्यूमन बींग्स जो है उनको हम कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? पैरासाइट? नहीं, हेटेरोट्रॉफ्स। यस, जैसे कि आप सबको पता है कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं तो उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। जो एनिमल्स फूड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं, अपना खाना खुद नहीं बना पाते, उनको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ। So humans are heterotrophs. Option 2, heterotrophs. This one will be the correct answer. Next question number 5. Litmus is extracted from. Litmus हम किससे extract करते हैं? Lichen से. So option 3, lichen will be the correct answer. Next आगे बढ़ते हैं question number 6 की तरफ. Question number 6. Which is not digested by human? Protein, fat, glucose, cellulose. इनमें से कौन सा ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर पाते? प्रोटीन तो डाइजेस्ट करते हैं, फैट भी करते हैं डाइजेस्ट, ग्लूकोज भी हम डाइजेस्ट करते हैं। क्या डाइजेस्ट नहीं कर पाते? दैट इज सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो है ना वो रूमिनेंट्स डाइजेस्ट करते हैं, ह्यूमन इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ बैक्टीरिया की जरूरत होती है जो कि सिर्फ रूमिनेंट्स में देखने को मिलता है, ह्यूमन बींग्स में वो बैक्टीरिया नहीं होता है। सो हम ह्यूमन बींग्स इस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। सो हियर द आंसर विल बी फोर्थ वन, सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग फील सोपी ऑन टचिंग? इनमें से कौन सी चीज है जिसको टच करेंगे तो सोपी सा फील होगा? जैसे कि हमने बुक में पढ़ा है एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर में कोई भी बेस को अगर हम टच करते हैं तो वो सोपी फील होता है। सो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बेस विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं है ये, क्वेश्चन नंबर 8 है, करेक्शन कर लीजिए। नेम द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस। लीव्स में कुछ पोर्स होते हैं जिनके थ्रू वो गैस एक्सचेंज करते हैं। वो पोर्स का नाम क्या है? दे आर कॉल्ड एज स्टोमाटा। सो हियर द आंसर विल बी द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस आर कॉल्ड स्टोमाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, राइट द नेम ऑफ अ प्लांट पैरासाइट। एक पैरासाइटिक प्लांट का नाम लिखिए। ये आपके बुक के न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इस चैप्टर में से आया है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो इसका आंसर आपको पता होगा। द नेम ऑफ ए पैरासाइटिक प्लांट इज कस्क्यूटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स। ट्रू फॉल्स बताना है। फर्स्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ट्रू और फॉल्स? फोटोसिंथेसिस के टाइम प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज द फॉल्स वन, तो लिख दीजिए फॉल्स। नेक्स्ट वन इज द रूमिनेंट्स ब्रिंग बैक स्वॉलोड ग्रास इनटू देयर माउथ एंड च्यू इट फॉर सम टाइम। हाँ, ट्रू है ये। नेक्स्ट है क्लिनिकल थर्मोमीटर मेजर्स टेम्परेचर ऑफ रूम। क्लिनिकल थर्मोमीटर से हम रूम का टेम्परेचर नापते हैं? नहीं, क्लिनिकल थर्मोमीटर से हम बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं। सो दिस वन विल बी द फॉल्स वन। नेक्स्ट है चाइना रोज इज नेचुरल इंडिकेटर। यस, चाइना रोज एक नेचुरल इंडिकेटर है। ट्रू वन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट वन इज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन डैश एंड रिलीज डैश। फोटोसिंथेसिस के टाइम प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। वही लिखेंगे, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस plants take in carbon dioxide and release oxygen. Next one is the range of clinical thermometer in Celsius scale is dash and in Fahrenheit it is dash. The answer will be the range of clinical thermometer in Celsius scale is 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius and in Fahrenheit scale it is 94 degree Fahrenheit to 108 degree Fahrenheit. Next one is no medium is required for transfer of heat by the process of dash. हीट ट्रांसफर के लिए जब कोई मीडियम रिक्वायर नहीं होता तो उस टाइप के हीट ट्रांसफर के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं उसको रेडिएशन।
So no medium is required for transfer of heat by the process of radiation. यहाँ पे एक चीज आप याद रखिए जो एग्जाम में आ सकता है, दैट इज कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। कंडक्शन किसको बोलते हैं? जब हीट ट्रांसफर कोई सॉलिड चीज के थ्रू होता है तो उसको हम कंडक्शन बोलते हैं। जैसे कि एक स्पून लीजिए, जलते हुए गैस के ऊपर उसको रख दीजिए, स्पून के दूसरे एंड को आप पकड़िए, एक एंड को गैस के ऊपर रख दीजिए। स्पून का जो पोर्शन गैस के पास है सबसे पहले वो गर्म होगा, धीरे धीरे देखिए जो पोर्शन स्पून का आपने पकड़ा है दूसरा एंड जो है वो भी आपको गर्म लगने लगेगा, क्योंकि हीट स्पून के एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे हीट ट्रांसफर होने के लिए स्पून जैसे सॉलिड की जरूरत होती है, तो इस टाइप के हीट ट्रांसफर मेथड को हम बोलते हैं कंडक्शन। दूसरे टाइप का हीट ट्रांसफर मेथड है दैट इज कन्वेक्शन, जो कि लिक्विड के थ्रू होता है। जैसे कि आपने गैस पे बिठाया पानी, ऐसा तो नहीं होता है कि पानी का नीचे वाला लेयर ही गर्म होता है, पानी का ऊपर का लेयर गर्म नहीं होता है, नीचे का लेयर भी गर्म होता है, धीरे धीरे ऊपर का लेयर भी पानी का गर्म हो जाता है। तो सबसे पहले बॉटम लेयर, पानी का बॉटम लेयर गर्म होता है, धीरे 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 पानी के थ्रू वो हीट ट्रांसफर होकर ऊपर के लेयर तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर होने के लिए लिक्विड मीडियम की जरूरत पड़ी है ना, एंड दिस मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन। जहाँ पे सॉलिड की जरूरत होती है उस टाइप के हीट ट्रांसफर को हम बोलते हैं कंडक्शन। जहाँ पे लिक्विड मीडियम की जरूरत होती है उस टाइप के हीट ट्रांसफर को हम बोलते हैं कन्वेक्शन। और जहाँ पे कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है, जैसे कि सन से हीट धरती तक पहुंचती है, सन और अर्थ के बीच क्या है? कुछ नहीं है, वैक्यूम है, स्पेस है, फिर भी सन से हीट धरती तक पहुंच जाती है। दैट मीन्स सन की हीट को अर्थ तक पहुंचने के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इस तरह की हीट ट्रांसफर मेथड जहाँ पे कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है उसको हम बोलते हैं रेडिएशन। ओके, 3 टाइप का हीट ट्रांसफर मेथड आप याद रख लीजिए, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 12, डिस्टिंग्विश बिटवीन ए पैरासाइट एंड सैप्रोट्रोफ। एक पैरासाइट और सैप्रोट्रोफ के बीच का डिफरेंस बताइए। सो द डिफरेंस बिटवीन पैरासाइट एंड सैप्रोट्रोफ, ये सैप्रोट्रोफ है, करेक्शन कर लीजिए। डिफरेंस बिटवीन पैरासाइट एंड सैप्रोट्रोफ इज, फर्स्ट पॉइंट पैरासाइट में लिखिए, पैरासाइट कहाँ से न्यूट्रिएंट कलेक्ट करते हैं? दे गेट देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ए लिविंग बॉडी कॉल्ड द होस्ट। कोई लिविंग बॉडी के अंदर रह के पैरासाइट्स अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। लेकिन सैप्रोट्रोफ्स कहाँ रहते हैं? कोई भी डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक चीजों के ऊपर ये ग्रो करते हैं और वहां से अपना न्यूट्रिएंट कलेक्ट करते हैं। वही लिखेंगे सैप्रोट्रोफ में, दे गेट देयर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक डेब्रिज। सेकंड पॉइंट में पैरासाइट का एक एग्जांपल दे दीजिए, एग्जांपल है कस्क्यूटा। सैप्रोट्रोफ में सेकंड पॉइंट में एक एग्जांपल दे दीजिए, फंगस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, विच एसिड इज इंजेक्टेड इनटू आवर बॉडी बाय एन एंट स्टिंज दैट कॉजेस पेन। जब एंट बाइट करता है ना, तो ऐसा कौन सा लिक्विड हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाती है जिससे कि हमको पेन होता है? सो हियर द आंसर विल बी, व्हेन एन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स एन एसिडिक लिक्विड कॉल्ड फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन। जब भी एंट बाइट करता है तो एक एसिडिक लिक्विड वो हमारी स्किन के अंदर इंजेक्ट कर देता है, एंड दैट एसिडिक लिक्विड इज नोन एज फॉर्मिक एसिड। और हमारी स्किन जो है ना वो फॉर्मिक एसिड से एलर्जिक है, वही लिखेंगे फॉर्मिक एसिड इज एलर्जिक टू ह्यूमन स्किन, सो इट कॉजेस पेन, इसीलिए हमको दर्द होता है। बट द इफेक्ट ऑफ एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा और कैलामाइन सॉल्यूशन। लेकिन इस पेन को अगर आप न्यूट्रलाइज करना चाहो, जैसे कि इसने एसिड हमारी स्किन के अंदर इंजेक्ट किया, तो एसिड को अगर न्यूट्रलाइज करना है तो कोई बेस लगाना पड़ेगा। तो इस एंट बाइट के एसिडिक इफेक्ट को खत्म करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए हम वहां पे बेकिंग सोडा रब कर सकते हैं, नहीं तो कैलामाइन सॉल्यूशन भी रब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस्ड। बाइल कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? विच कंपोनेंट ऑफ फूड डज इट डाइजेस्ट। और फूड की ऐसी कौन सी कंपोनेंट है जिसको बाइल डाइजेस्ट करता है? सो द आंसर हियर विल बी, बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन लीवर एंड द कंपोनेंट ऑफ फूड दैट इट डाइजेस्ट्स इज फैट। नेक्स्ट वन इज, गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ हीट। कंडक्टर और इंसुलेटर का एक एक एग्जाम्पल दीजिए। ये देखिए 3 मार्क्स का है, तो खाली एग्जाम्पल देंगे तो एक ही लाइन में आंसर खत्म हो जाएगा। 3 मार्क्स के लिए सुटेबल करने के लिए इस आंसर को थोड़ा लेंदी करेंगे। कंडक्टर का डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसका एग्जाम्पल देंगे, फिर इंसुलेटर का डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसका एग्जाम्पल देंगे। सो कुछ इस तरह से हम आंसर लिखेंगे, द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। जिन मटेरियल्स के थ्रू हीट इजीली पास हो जाएगा उसको हम बोलेंगे कंडक्टर्स ऑफ हीट। जैसे कि एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर। फिर इंसुलेटर का डेफिनेशन लिखेंगे, द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। जिन मटेरियल्स के थ्रू हीट आराम से इजीली पास नहीं होता उन मटेरियल्स को हम बोलते हैं इंसुलेटर।
एग्जाम्पल दे दीजिए प्लास्टिक एंड वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, लुक एट द फिगर, मार्क वेयर हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन एंड बाय रेडिएशन। इस पिक्चर को देखिए और यहाँ पे कंडक्शन के थ्रू हीट कहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, कन्वेक्शन के थ्रू कहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रहा है और रेडिएशन के थ्रू हीट कहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, शो कीजिए। देखिए सबसे पहले इस स्टोव के जलने से क्या होता है, ये प्लेट गर्म होगा, ये प्लेट से ये बाउल जुड़ा हुआ है, फिर ये बाउल भी गर्म हो जाएगा। तो ये जो दो सॉलिड चीज़ें गर्म हो रही है ना, एक दूसरे के टच में रहने से यहाँ पे कंडक्शन हो रहा है। तो हम इसको लिख देंगे कंडक्शन, प्लेट को या फिर बाउल को भी शो कर सकते हैं और लिख दीजिए यहाँ पर कंडक्शन। अब गैस से ये जो पानी गर्म हो रहा है, मैंने बोला था जब हीट ट्रांसफर लिक्विड मीडियम में होता है उसको हम कन्वेक्शन बोलते हैं। तो पानी से एरो एक ले लीजिए और दिखा दीजिए वहाँ पर कन्वेक्शन। नेक्स्ट जब गैस जलता है ना तो ये नियर बाय एयर जो होते हैं ना, ये भी गर्म लगेगा हमको, है ना। तो ये नियर बाय एयर जो होते हैं ये भी गर्म हो जाते हैं, लेकिन ये एयर गर्म होने के लिए कोई भी लिक्विड सॉलिड मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये एयर जिस मेथड से गर्म हुआ है, नो मीडियम वाला मेथड, उसको हम नाम दे देंगे रेडिएशन। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कंडक्शन, फिर लिक्विड मीडियम वाला कन्वेक्शन, नो मीडियम वाला रेडिएशन। सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 17, मैच द वर्ड्स ऑफ कॉलम 1 विद दोज गिवन इन कॉलम 2। कॉलम 1 है ये, कॉलम 2 है। कॉलम 1 में लिखा है नेम ऑफ एसिड, कॉलम 2 में लिखा है वो एसिड कहाँ पे मिलता है, फाउंड इन डैश, हमको मैच करना है। देखिए एसिटिक एसिड कहाँ पे मिलता है हमको, एसिटिक एसिड मिलता है हमको विनेगर में। तो हम मैच करेंगे एसिटिक एसिड को विनेगर के साथ। नेक्स्ट देखिए लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड किस में मिलता है हमको, कर्ड में। तो हम मैच कर देंगे लैक्टिक एसिड को कर्ड के साथ। नेक्स्ट देखिए फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड कहाँ पे देखने को मिलता है हमको, एंड्स स्टिंज। अभी अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था ना, तो हम मैच कर देंगे फॉर्मिक एसिड को एंड्स स्टिंज के साथ। नेक्स्ट है हमारा विटामिन सी, आस्कॉर्बिक एसिड, ये हमको कहाँ पे मिलता है, जितने भी आंवला सिट्रस फ्रूट्स हैं इनमें मिलता है ना। तो चलिए हम मैच कर लेते हैं विटामिन सी आस्कॉर्बिक एसिड को आंवला एंड सिट्रस फ्रूट्स के साथ। एंड द लास्ट वन इज टार्टारिक एसिड, ये किस में मिलता है, तमारिंड में। तो चलिए मैच कर लेते हैं हम टार्टारिक एसिड को तमारिंड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ओनली। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक डायग्राम ड्रॉ कीजिए। PT1 में जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनमें से ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। अदरवाइज न्यूट्रिशन इन एमीबा भी आ सकता है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है जो कि है न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, एसिड बेस सॉल्ट, ये चैप्टर से आता है। तो ये तीनों ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो आपके इस वाले पेपर में आया है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम। ये देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। थोड़ा एनालाइज करके मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले आपको दिखाना है बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी मतलब माउथ कैविटी। तो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है ओरल कैविटी, माउथ कैविटी या फिर बक्कल कैविटी जिसको हम बोलते हैं, वहाँ से स्टार्ट होता है। और बक्कल कैविटी के अंदर होता है सलाइवरी ग्लैंड्स जो कि सलाइवा सीक्रेट करते हैं। नेक्स्ट हमको डाउन जाना है एक फूड पाइप के अंदर, दिस इज द फूड पाइप जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं इसोफेगस। नेक्स्ट धीरे धीरे वो फूड पाइप आगे बढ़ेगा और ज्वाइन हो जाएगा स्टोमक के साथ, दिस इज द स्टोमक। ओके, ये सी शेप का जो सेक है ना यहाँ पर, ये है स्टोमक हमारा। नेक्स्ट स्टोमक के दूसरे साइड में होगा हमारा सबसे बड़ा ग्लैंड, बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड जो कि है लीवर, जहाँ से कि बाइल सीक्रेशन होता है। और बाइल सीक्रेट होके कहाँ पे स्टोर होके रहता है, लीवर के ऊपर ही देखिए छोटा सा सेक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको कि हम बोलते हैं गल ब्लैडर। गल ब्लैडर में सारा बाइल स्टोर होके रहता है। तो लीवर का काम क्या है, बाइल सीक्रेट करना। गल ब्लैडर का काम क्या है, बाइल स्टोर करके रखना। स्टोमक के नीचे देखिए एक और ग्लैंड है जिसको हम बोलते हैं पैनक्रियाज। स्टोमक आगे जब बढ़ता है वो बन जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो लेवल कर दीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन आगे बढ़ेगा जब तब वो बन जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन, तो इसको लेवल कर दीजिए लार्ज इंटेस्टाइन। थोड़ा ऊपर करके मैं दिखाती हूँ, ये देखिए पैनक्रियाज। नेक्स्ट आया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, नेक्स्ट दिस वन इज लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन धीरे धीरे आगे बढ़ता है और फिनिश होता है एनस में। और एनस और लार्ज इंटेस्टाइन बीच का जो पार्ट है ना, जहाँ पे हमारी एक्सक्रीटा स्टोर होकर रहता है, उसको हम बोलते हैं रेक्टम। पूरा डायग्राम करने के बाद नीचे लिख दीजिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे खत्म होता है हमारा क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन। मैंने कुछ और क्वेश्चन पेपर के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ऊपर आई कार्ड में भी मैंने मेंशन किया है। आप एक बार जाके पक्का चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना परफेक्ट बनोगे। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।